कहते हैं कि विचार ही वस्तु हैं। मतलब हमारी सोच ही हकीकत बनती है। हाँ, ये सुनने में बड़ा फिल्मी सा लगता है ना? लेकिन आज हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं वो इसी एक लाइन की बुनियाद पर खड़ा है, थिंक एंड ग्रो रिच। और ये साफ करना जरूरी है कि ये सिर्फ अमीर बनने के तरीकों वाली कोई आम किताब नहीं है। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत कामयाबी का एक पूरा दर्शन है, एक फलसफा है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में मतलब एक मकसद ढूंढ रहे हैं, चाहे वो पैसा हो, शोहरत, ताकत या फिर बस मन की शांति। और इस दर्शन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हवा में नहीं बनाया गया। लेखक नेपोलियन हिल ने इसे बनाने में अपनी जिंदगी के 20 साल लगाए। 20 साल? हाँ, 20 साल। उन्हें ये काम दिया था उस वक्त के सबसे अमीर लोगों में से एक, एंड्रयू कार्नेगी ने। कार्नेगी का मानना था कि कामयाबी का एक फॉर्मूला होता है। अच्छा। और अगर कोई उस फॉर्मूले को समझ ले तो उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो हिल ने थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे 500 से ज्यादा कामयाब लोगों का इंटरव्यू किया और उनके तजुर्बों का निचोड़ इस स्रोत में डाल दिया। तो ये एक तरह से कामयाबी का ब्लूप्रिंट है जो कामयाब लोगों से ही पूछकर बनाया गया है। और लेखक का दावा है कि इस किताब में कार्नेगी का एक राज छुपा हुआ है। हाँ, और वो राज सीधे सीधे नहीं बताया गया है। नहीं, बल्कि पूरी किताब में बार बार इशारों में आता है, और पहला इशारा यहीं से मिलता है। हर कामयाबी, हर कमाया हुआ पैसा एक सोच से शुरू होता है। तो चलिए इसी सोच की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई कहानी नहीं है जिसे एक बार पढ़ के रख दिया जाए। लेखक खुद कहते हैं कि इसे एक टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ना चाहिए। इस पर सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए। हाँ, क्योंकि हर अध्याय में उस राज का एक और टुकड़ा सामने आता है। तो ये चर्चा, समझ लीजिए, उस राज को खोजने की एक कोशिश है। ठीक है, तो इस कामयाबी के ब्लूप्रिंट का पहला कदम क्या है? स्रोत कहता है इच्छा, डिजायर। पर ये वो वाली इच्छा नहीं है कि काश मेरे पास बहुत पैसे होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसे एक ज्वलंत, धड़कती हुई इच्छा कहता है। एक ऐसे जिद जो आपके खून में दौड़ती हो, एक ऐसा जुनून जो आपको सोने न दे। इसे समझाने के लिए एडविन सी बार्न्स की कहानी है ना? हाँ, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बार्न्स एक आम सा लड़का था, लेकिन उसके दिमाग में एक धुन सवार थी। क्या? उसे महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना था। सिर्फ उनके लिए काम नहीं करना था, उनके साथ काम करना था। ये तो बहुत बड़ा सपना था, और उसके पास साधन तो थे नहीं। कोई साधन नहीं। मतलब एडिसन के शहर न्यू जर्सी जाने के लिए ट्रेन का किराया तक नहीं था। कमाल है, आज के जमाने में तो कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन वो रुका नहीं। वो एक मालगाड़ी में छिपकर वहां पहुंच गया, और जब वो एडिसन की लैब में धूल मिट्टी में सना हुआ खड़ा था तो दिखने में वो किसी मजदूर जैसा था, लेकिन दिमाग में एक राजा के विचार थे। ठीक कहा। और यही बात एडिसन ने भी महसूस की। सालों बाद एडिसन ने बताया कि बार्न्स को नौकरी देने की कोई वजह नहीं थी, सिवाय इसके कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा दृढ़ संकल्प था। ऐसा लग रहा था मानो उसने ठान लिया है कि वो जो करने आया है वो करके ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। और यहीं पर एक अहम बात है, उसे पार्टनरशिप फौरन नहीं मिली। अच्छा, तो ऐसा नहीं हुआ कि एडिसन ने उसे देखते ही कहा, आओ मेरे पार्टनर बन जाओ? बिल्कुल नहीं। उसे एडिसन की लैब में एक बहुत ही मामूली सी नौकरी मिली, जिसका वेतन भी बहुत कम था। हाँ, बहुत कम। कई लोग होते तो शायद निराश होकर छोड़ देते, लेकिन बार्न्स ने अपने असली मकसद को कभी दिमाग से निकलने नहीं दिया। वो हर वक्त उस मौके की तलाश में था जो उसे एडिसन के करीब ले जाए, ना कि उनसे दूर। और वो मौका उससे मिला, लेकिन एक बड़े अजीब से रूप में। हाँ, जैसा कि अक्सर होता है, मौका हमारी उम्मीदों के दरवाजे से नहीं आता। एडिसन ने एक नई डिवाइस बनाई थी, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, जिसे बाद में एडिफोन कहा गया। हाँ, उनके अपने सेल्समैन उसे बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। उन्हें लगता था कि इसे कौन खरीदेगा, इसे बेचना बहुत मुश्किल है। लेकिन बार्न्स ने इसमें वो मौका देख लिया जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने वो काम करने की ठानी जिसे सब नामुमकिन मान रहे थे। उसने एडिसन से कहा कि वो इसे बेच सकता है, और उसने इसे इतनी कामयाबी से बेचा कि एडिसन ने उसे पूरे देश में इसे बेचने और इंस्टॉल करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और इसी पार्टनरशिप से वो मशहूर नारा बना, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स। बिल्कुल। बार्न्स बहुत अमीर बन गया, लेकिन पैसे से ज्यादा बड़ी बात ये थी कि उसने ये साबित कर दिया कि एक जुनूनी इच्छा अगर आपके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाए तो वो हकीकत का रास्ता खुद बना लेती है। वाह, ये कहानी तो सच में अविश्वसनीय है।
तो अगर किसी को बार्न्स की तरह अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना है तो क्या स्रोत इसके लिए कोई ठोस कदम बताता है? मतलब सिर्फ जुनून से तो काम नहीं चलेगा। हाँ, और यहीं पर ये दर्शन बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं हैं, ये सिर्फ इच्छा को पैसे में बदलने के 6 ठोस कदम बताता है। 6 कदम। हाँ, पहला, अपने दिमाग में वो रकम तय करें जो आप चाहते हैं, बिल्कुल सटीक। बहुत सारा पैसा एक मुबहूर इच्छा है और मुबहूर इच्छा से मुबहूर नतीजे ही मिलते हैं। सही बात है। दूसरा, ये तय करें कि आप उस पैसे के बदले में क्या देंगे। दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं मिलता। ये दूसरा पॉइंट बहुत जरूरी है। लोग अक्सर सिर्फ पाने की बात करते हैं, देने की नहीं। ठीक है, तीसरा कदम। तीसरा, एक तय तारीख सोचे जब तक आप ये पैसा हासिल कर लेंगे। चौथा, एक पक्का प्लान बनाएं और उस पर फौरन काम करना शुरू कर दें, चाहे आप तैयार हो या नहीं। हाँ, इंतजार न करें। और पांचवा, इन चारों चीजों को एक कागज पर साफ साफ लिखें। कितनी रकम, कब तक, बदले में क्या देंगे और आपका प्लान क्या है। और छठा कदम, जो मुझे सबसे दिलचस्प और शायद कुछ लोगों के लिए सबसे अजीब भी लग सकता है, कौन सा? वो ये है कि इस लिखे हुए बयान को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें। एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले। और पढ़ते वक्त ये महसूस करें, ये यकीन करें कि वो पैसा पहले से आपके पास है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हो। ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। और यहीं से हम दूसरे सिद्धांत पर आते हैं, विश्वास यानी फेथ। अच्छा। ये छठा कदम सिर्फ रटना नहीं है, ये अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का तरीका है। इस प्रक्रिया को स्रोत आत्म सुझाव या ऑटो सुजेशन कहता है। आत्म सुझाव मतलब खुद को सुझाव देना। ठीक कहा। आत्म सुझाव हमारे चेतन मन और अवचेतन मन के बीच का पुल है। हमारा अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली इंजन की तरह है, लेकिन वो तर्क नहीं करता। मतलब आप उसे जो भी विचार बार बार देंगे, खासकर अगर वो भावना और यकीन से भरा हो, तो वो उसे सच मानकर काम करना शुरू कर देगा। और सबसे जरूरी बात, वो अच्छे और बुरे विचारों में फर्क नहीं करता। ये तो एक शक्तिशाली विचार है, लेकिन थोड़ा डरावना भी लगता है। इसका मतलब अगर कोई लगातार अपनी गरीबी या अपनी नाकामयाबी के बारे में सोचता है, तो उसका अवचेतन मन उन विचारों को ही हकीकत बनाने में लग जाएगा। बिल्कुल। क्या हम अनजाने में अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं? हाँ, स्रोत यही कहता है। जिसे लोग बुरी किस्मत कहते हैं, वो अक्सर अनजाने में दिए गए नकारात्मक आत्म सुझावों का नतीजा होता है। अगर कोई इंसान मन ही मन ये मानता है कि वो कामयाब नहीं हो सकता, तो उसका अवचेतन मन उसे सच साबित करने के लिए रास्ते ढूंढ लेगा। इसीलिए विश्वास इतना जरूरी है। हाँ, आपको अपने अवचेतन मन को ये यकीन दिलाना होता है कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल चुका है या मिलने वाला है। तो ये आत्मविश्वास सूत्र जिसका जिक्र स्रोत में है, वो इसी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को तोड़ने का एक टूल है। हाँ, ये एक प्रैक्टिकल टूल है। ये सकारात्मक कथनों का एक सेट है जिसे याद करके दोहराना है, ताकि आपके दिमाग में सकारात्मक विचार जड़ पकड़ लें। इसका सार यही है कि आप लगातार अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, उस इंसान की कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं। और हमेशा ऐसे काम करें जिससे आपका और दूसरों का दोनों का फायदा हो। बिल्कुल। ये उस विचार को मजबूत करता है कि हम अपनी किस्मत के मालिक खुद हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी सोच को कंट्रोल करने की ताकत है। ठीक है, तो हमारे पास एक जुनूनी इच्छा है और उसे हकीकत में बदलने का अटूट विश्वास भी है। हमारा दिमाग तैयार है, लेकिन सिर्फ सोचने से तो बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ जाएंगे। एक्शन तो लेना ही होगा। और एक्शन के लिए 3 चीजें चाहिए: संगठित योजना, निश्चित निर्णय और दृढ़ता। ऑर्गेनाइज प्लानिंग, डिसीजन एंड परसिस्टेंस। हाँ, योजना बनाने के लिए स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट देता है, मास्टरमाइंड गठबंधन। मास्टरमाइंड, ये क्या है? क्या ये सिर्फ दोस्तों का एक ग्रुप है जो एक दूसरे को चीयर करते हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक रणनीतिक गठबंधन है। सोचिए जैसे आपकी अपनी पर्सनल सलाहकार समिति हो। आपका अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, आप ऐसे लोगों का एक समूह बनाते हैं जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं, और आप उनकी। हर कोई अपना ज्ञान, अनुभव और संपर्क एक साझा मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। इसका कोई उदाहरण है? हेनरी फोर्ड ने अपनी फैक्ट्री में असेंबली लाइन का आइडिया इसी तरह के मास्टरमाइंड ग्रुप से पाया था। एंड्रयू कार्नेगी ने खुद कहा था कि उन्हें स्टील बनाने की तकनीकी जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके मास्टरमाइंड ग्रुप में ऐसे एक्सपर्ट थे जिन्हें थी। तो ज्ञान सिर्फ जानकारी है? वो ताकत तब बनता है जब उसे एक निश्चित योजना में ढाला जाए। और योजना को हकीकत में बदलने के लिए फैसले लेने पड़ते हैं।
यहाँ स्रोत एक बहुत तीखी लेकिन सच्ची बात कहता है। कामयाब लोग फैसले जल्दी लेते हैं और अगर उन्हें बदलना भी पड़े तो बहुत सोच समझकर धीरे धीरे बदलते हैं। जबकि नाकामयाब लोग वो फैसले बहुत धीरे धीरे लेते हैं लेकिन उन्हें बदलते बहुत जल्दी जल्दी और बार बार हैं। ये सुनने में बहुत मामूली बात लगती है, लेकिन ये बहुत गहरी है। फैसला न ले पाना मतलब अनिश्चितता, और ये डर और शक को जन्म देती है, और डर आपकी सारी ऊर्जा खत्म कर देता है। स्रोत में इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। अमेरिका की आजादी की घोषणा पर जिन 56 लोगों ने दस्तखत किए थे, हाँ जब वो उस कागज पर दस्तखत कर रहे थे हाँ। तो वो सिर्फ एक दस्तावेज पर साइन नहीं कर रहे थे, वो अपनी मौत के फरमान पर दस्तखत कर रहे थे। अगर वो पकड़े जाते तो उन्हें फांसी दे दी जाती। हाँ, ये एक निश्चित और अटल फैसला था और उस फैसले के पीछे जो ताकत थी उसी ने अमेरिकी क्रांति को सफल बनाया। और एक बार जब आप फैसला कर लेते हैं तो आपको उस पर टिके रहना होता है। यहीं पर तीसरा हिस्सा आता है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। स्रोत के मुताबिक नाकामी की सबसे बड़ी वजहों में से एक है दृढ़ता की कमी। बिल्कुल, ज्यादातर लोग हार के पहले संकेत पर ही मैदान छोड़ देते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है। हम सब ने कोई नया काम शुरू किया होगा और कुछ हफ्तों बाद मुश्किल आने पर उसे छोड़ दिया होगा। तो क्या दृढ़ता पैदाइशी होती है या इसे विकसित किया जा सकता है? इसे बिल्कुल विकसित किया जा सकता है। ये भी मन की एक अवस्था है। अच्छा। हाँ, ये 4 चीजों पर टिकी है। एक निश्चित मकसद, आत्मनिर्भरता, पक्की योजनाएं और सबसे जरूरी आदत। आप बार बार कोशिश करके छोटी छोटी मुश्किलों पर जीत हासिल करके दृढ़ता की आदत डाल सकते हैं। स्रोत कहता है हर नाकामी अपने साथ बराबरी के फायदे का बीज लेकर आती है। और जो लोग हार के बाद भी लगे रहते हैं वो आखिरकार उस बीज को ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी के पास इच्छा है, विश्वास है, एक मास्टरमाइंड के साथ बनाई हुई योजना है और वो उस पर टिके रहने के लिए भी तैयार है। सब कुछ सही लग रहा है। क्या अब भी कोई रुकावट आ सकती है? हाँ, और सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। हाँ, आप बात कर रही हैं भय के 6 भूतों की। हाँ, लेखक का कहना है कि इस दर्शन को कामयाबी से इस्तेमाल करने से पहले इन दुश्मनों को यानी शक, डर और अनिश्चितता को अपने दिमाग से निकालना ही होगा। और वो 6 बुनियादी डर गिनाते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, किसी के प्यार को खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। अगर हम इन पर गौर करें तो ये हमारी सबसे गहरी चिंताएं हैं। बिल्कुल, जैसे गरीबी का डर। स्रोत कहता है कि ये डर इंसान की उस प्रवृत्ति से पैदा हुआ है जहां वो आर्थिक रूप से दूसरे इंसानों का शिकार करता है। ये एक बहुत कठोर बात है। हाँ, लेकिन ये दिखाती है कि ये डर हमारी जड़ों में कितना गहरा है। और आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे? ईमानदारी से कहूं तो ये एक ऐसा डर है जिससे हम सब जूझते हैं। आज सोशल मीडिया के जमाने में तो ये डर शायद और भी बड़ा हो गया है। बिल्कुल, एक गलत पोस्ट, एक गलत कमेंट और आपकी पूरी दुनिया हिल सकती है। ये डर हमारी महत्वाकांक्षाओं को मार देता है, हमें कुछ नया करने से रोकता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि लेखक खुद इसका शिकार हुआ था। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उसे ये दर्शन तैयार करने के लिए 20 साल लगाने का काम दिया तो नेपोलियन हिल का पहला ख्याल यही था, आलोचना का डर। सच में? हाँ, उसने सोचा लोग क्या कहेंगे, ये सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूं जो अपनी पूरी जिंदगी किसी के एक आइडिया पर लगा रहा हूं। लेकिन उसने उस डर पर काबू पाया, तभी ये स्रोत हम तक पहुंच सका। तो फिर इन सभी डरों का इलाज क्या है? हम इन भूतों से कैसे लड़ें? मुख्य संदेश ये है कि डर सिर्फ मन की एक अवस्था है। ये हमारे विचारों में मौजूद है, असलियत में नहीं, और उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? स्रोत का कहना है कि चिंता और डर पर काबू पाने का सबसे असरदार तरीका है तुरंत और पक्का फैसला लेना और उस पर काम करना। एक्शन। हाँ, जब आप एक्शन में व्यस्त होते हैं तो आपके पास चिंता करने का वक्त ही नहीं होता। एक्शन चिंता का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत को अगर समेटें तो कामयाबी सच में एक सोच से शुरू होती है। ये एक सफर है जिसमें एक जुनूनी इच्छा को विश्वास के साथ मिलाना, एक मजबूत योजना बनाना, उसे अटल फैसलों और अटूट दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाना, और सबसे जरूरी अपने दिमाग को डर और नकारात्मक सोच से बचाना शामिल है। और यहाँ सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार है जिस पर वो सोच सकते हैं। स्रोत में इन 6 डरों के अलावा 7वीं बुनियादी बुराई का भी जिक्र है। 7वीं? वो क्या है? नकारात्मक प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता। इसका मतलब है उन लोगों, परिस्थितियों और विचारों से प्रभावित होने की हमारी आदत
जो हमें नीचे खींचते हैं, हमारी ऊर्जा खत्म करते हैं। मतलब हम जिन लोगों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। बिल्कुल। और ये हमें आत्मविश्लेषण के लिए कुछ बहुत ही निजी और शायद मुश्किल सवाल पूछने पर मजबूर करता है। जैसे आप जिंदगी में सबसे बढ़कर क्या चाहते हैं? या क्या आपके परिवार या दोस्तों में कोई ऐसा है जो जाने अनजाने आपको हमेशा हतोत्साहित करता है? अगर हाँ, तो क्यों? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है? और शायद कामयाबी की तरफ सबसे जरूरी कदम इन सिद्धांतों को सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि खुद से ये असहज सवाल पूछने और ईमानदारी से उनका जवाब देने की हिम्मत करना है।